आज है 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। 10 फरवरी को यूएस मार्केट मिलाजुला बंद हुआ, जहां S&P 500 और नैस्डैक गिरावट में रहे, जबकि डाउ जोन्स हल्की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड क्लोजिंग पर पहुंच गया। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में अभी भी सेक्टर वाइज अलग अलग ट्रेंड चल रहा है। S&P 500 करीब 0.33% गिरकर 6,941.81 पर बंद हुआ और नैस्डैक कंपोजिट 0.59% गिरकर 23,102.47 पर बंद हुआ। वहीं डाउ जोन्स करीब 52 पॉइंट्स बढ़कर 50,188.14 के नए ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पर पहुंच गया, जो कि यूएस मार्केट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। रिटेल सेल्स डेटा उम्मीद से कमजोर रहा, क्योंकि दिसंबर में रिटेल सेल्स फ्लैट रही, जबकि एक्सपर्ट्स को 0.4% ग्रोथ की उम्मीद थी। इससे निवेशकों को डर हुआ कि यूएस कंज्यूमर खर्च कम कर रहा है, जो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव संकेत हो सकता है। रिटेल सेक्टर के बड़े स्टॉक्स जैसे कॉस्टको करीब 2% से ज्यादा गिरा और वॉलमार्ट भी 1% से नीचे आया, जिससे साफ दिखा कि कमजोर कंजम्पशन डेटा से कंज्यूमर स्टॉक्स पर प्रेशर आया। फाइनेंशियल सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एआई से डिसरप्शन का डर बढ़ गया है। ऑल्ट्रुइस्ट नाम की टेक कंपनी ने एआई बेस्ड टैक्स प्लानिंग टूल लॉन्च किया, जिससे निवेशकों को लगा कि फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों का बिजनेस मॉडल खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से एलपीएल फाइनेंशियल करीब 8.3% गिरा, चार्ल्स श्वाब करीब 7.4% टूटा और मॉर्गन स्टैनली भी 2% से ज्यादा नीचे आया। यानी एआई का डर सिर्फ टेक नहीं, बल्कि बैंकिंग और ब्रोकरेज सेक्टर तक पहुंच गया है। एक मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि लोअर और मिडिल इनकम कंज्यूमर अभी जॉब मार्केट को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं। अगर जॉब डेटा कमजोर आता है तो ये यूएस मार्केट की हालिया तेजी के लिए बड़ा रिस्क बन सकता है। हालांकि गिरावट के बावजूद वॉल स्ट्रीट अभी भी रिकॉर्ड लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में टेक स्टॉक्स की रैली ने बाजार को पिछले हफ्ते की गिरावट से रिकवर करा दिया था। टेक्निकल नज़र से S&P 500 ने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट वापस हासिल कर लिया है, जिसे ट्रेडर्स बुलिश सिग्नल मानते हैं और इससे ये संकेत मिलता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स हल्की तेजी में दिखे, जहां S&P 500 और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स करीब 0.2% ऊपर थे और डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 94 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन निवेशक अभी भी बहुत सतर्क नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा फोकस यूएस के जनवरी जॉब्स रिपोर्ट पर है, जो बुधवार को रिलीज होगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि करीब 55,000 नई नौकरियां जुड़ सकती हैं और बेरोजगारी दर 4.4% रह सकती है, जो मार्केट की दिशा तय करने में बड़ा रोल निभाएगा। अगर जॉब डेटा मजबूत आता है तो यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट में तेजी का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर डेटा कमजोर निकला तो टेक और फाइनेंशियल स्टॉक्स में नई गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ सकता है। यूएस में लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स के एडीआर में मिला जुला लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव ट्रेंड दिखा। इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक और मेक माई ट्रिप में बढ़त रही। खासतौर पर मेक माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन में मजबूत रैली दिखी, जो ट्रैवल सेक्टर में रिकवरी का संकेत देती है। HDFC बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में हल्की मजबूती रही, जबकि डॉक्टर रेड्डीज में हल्की गिरावट आई। कुल मिलाकर एडीआर डेटा से संकेत मिलता है कि यूएस मार्केट में इंडियन आईटी और बैंकिंग सेक्टर के लिए सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। 10 फरवरी को निफ्टी 50 करीब 0.1% बढ़ा और लगातार तीसरे दिन ऊपर की ओर मूवमेंट जारी रही। टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज और चार्ट पैटर्न्स भी रैली के साथ अलाइन दिखे, जिससे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है। निफ्टी 50 फिलहाल 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी ये एक बड़ा मानसिक बाधा स्तर है। अगर ये लेवल मजबूती से टूटकर ऊपर टिक जाता है तो इंडेक्स 26,200 से 26,400 के जोन की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन तब तक बाजार में साइडवे या कंसोलिडेशन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 25,800 के आसपास मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, यानी अगर बाजार गिरता है तो इस लेवल के पास खरीदारी आ सकती है और बड़ी गिरावट को रोक सकती है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल 25,977, 26,005 और 26,051 के आसपास है, जबकि सपोर्ट लेवल 25,886, 25,858 और 25,813 के आसपास बताए जा रहे हैं, जहां से इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकता है।
बैंक निफ्टी भी 60,626 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें 60,753, 60,816 और 60,918 के लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर देखे जा रहे हैं, जबकि 60,550, 60,487 और 60,386 के आसपास सपोर्ट मौजूद है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए अहम जोन है। फिबोनाची टेक्निकल लेवल्स के मुताबिक बैंक निफ्टी के लिए 61,160 और 62,075 बड़े रेजिस्टेंस जोन है, जबकि 60,000 और 59,452 मजबूत सपोर्ट लेवल माने जा रहे हैं, यानी यहां से इंडेक्स में बाउंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर 10 फरवरी को बढ़कर 1.17 हो गया, जो पिछले सेशन में 1.11 था। पीसीआर मार्केट का मूड बताता है और जब ये 1 से ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि बाजार में बुलिश सेंटिमेंट मजबूत हो रहा है। अगर पीसीआर 0.7 से नीचे या 0.5 के पास चला जाए तो ये संकेत देता है कि बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ रहा है और ट्रेडर्स ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। इसलिए पीसीआर का लेवल मार्केट ट्रेंड समझने के लिए बहुत अहम माना जाता है। इंडिया विक्स, जो मार्केट की डर या वॉलेटिलिटी मापता है, 4.31% गिरकर 11.67 पर आ गया, जो 16 जनवरी के बाद सबसे कम क्लोजिंग लेवल है। कम विक्स का मतलब है कि बाजार में डर कम है और बुल्स को सपोर्ट मिल रहा है। 10 फरवरी को डीआईआई ने करीब 1,538.63 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की, जबकि एफआईआई ने करीब 352.55 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की, जिससे ये साफ होता है कि बाजार को सपोर्ट फिलहाल घरेलू निवेशकों से मिल रहा है। गवर्नमेंट सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में 6.9% से घटकर 6.7% हो गई है। किसी भी देश में बेरोजगारी कम होना इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इससे कंजम्पशन और ग्रोथ बढ़ती है। अमेरिका की रिटेल सेल्स रिपोर्ट में दिसंबर महीने में सिर्फ 0.6% की बढ़ोतरी हुई, यानी वहां के कंज्यूमर्स ने ज्यादा खर्च नहीं किया। ये डेटा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए थोड़ा मिक्स्ड सिग्नल देता है, लेकिन कोई बड़ा नेगेटिव संकेत नहीं माना जा रहा। भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो चिली के साथ हुआ एफटीए बहुत स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है, क्योंकि चिली क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा सोर्स है। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी के लिए ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए ये डील भारत के लिए लंबी अवधि में काफ़ी अहम हो सकती है। इसके अलावा भारत ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस और नेदरलैंड्स के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बातचीत कर रहा है। इसका मकसद ये है कि भविष्य में भारत को ज़रूरी कच्चा माल आसानी से मिले और ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भरता कम हो। सरकार ने F&O सेगमेंट पर STT बढ़ाने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। इसका मकसद डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ज़्यादा स्पेकुलेशन कम करना है, ताकि बाजार ज़्यादा स्टेबल रहे। हालांकि इससे F&O वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। भेल को ओडिशा में एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू करीब 2,800 करोड़ रुपए है। ये ऑर्डर भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल से मिला है, जो कोल इंडिया और भेल का जॉइंट वेंचर है। यानी ये कंपनी के ऑर्डर बुक के लिए काफ़ी बड़ा और पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। टाटा मोटर्स सीवी की इंडोनेशिया वाली सब्सिडियरी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें करीब 70,000 व्हीकल सप्लाई किए जाएंगे। ये डील कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए बड़ी ग्रोथ का संकेत देती है और इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत पकड़ दिखाती है। एथर एनर्जी में NIIF अपनी लगभग 1.92% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच सकता है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 533.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शेयर की डील प्राइस 705.7 से 727.55 के बीच हो सकती है, जो मौजूदा बाजार भाव से लगभग 3% डिस्काउंट पर रखी गई है। इसलिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी दिख सकती है। इंडिगो ने बताया है कि अब वो नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है और इन्हें क्रू रोस्टर और फ्लाइट प्लानिंग सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। सरकार की अस्थायी राहत 10 फरवरी को खत्म हो गई है, इसलिए अब एयरलाइन को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि ऑपरेशंस में दोबारा रुकावट ना आए। अपोलो हॉस्पिटल्स ने दिसंबर तिमाही में शानदार रिजल्ट दिखाया है, जहां मुनाफा सालाना आधार पर 35% बढ़कर 502.3 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू भी 17.2% बढ़ा। बोर्ड ने 10 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिससे निवेशकों को सीधे कैश रिटर्न मिलेगा। शॉपर स्टॉक में टॉप मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव हुआ है, जहां CFO करुणाकरन मोहन सुंदरम ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पंकज चतुर्वेदी 1 अप्रैल से नए CFO के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे कंपनी के फाइनेंस और स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिल सकता है।
आयन एक्सचेंज की यूनिट को पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान से करीब 1730 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस और ऑर्डर बुक को काफी मजबूत करने वाला माना जा रहा है। गुजरात पिपावाव पोर्ट ने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां नेट प्रॉफिट 8.6% बढ़कर 107.9 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू भी 11.2% बढ़कर 292.2 करोड़ रुपए पहुंच गया। ऑपरेशनल मजबूती के कारण ईबीडीए और मार्जिन दोनों में सुधार देखने को मिला है, जो पोर्ट बिजनेस की हेल्दी ग्रोथ दिखाता है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को NHAI से दिल्ली में रोड इंफ्रा से जुड़े काम के लिए 64 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद करेगा। HEG ने तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां नेट प्रॉफिट 148% उछलकर 207 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 37.2% बढ़कर 656.3 करोड़ रुपए पहुंच गया। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफी मजबूत रहा, जिससे ईबीडीए और मार्जिन दोनों में बड़ी सुधार देखने को मिला है। लैंडमार्क कार्स का नेट प्रॉफिट 32.6% बढ़कर 15.1 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू भी 12.6% बढ़कर 1345 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि ईबीडीए मार्जिन में हल्की गिरावट देखने को मिली, जो कॉस्ट प्रेशर या डिस्काउंटिंग का संकेत हो सकता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2026 में स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाया है, जहां नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 682.1 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू 8.2% बढ़कर 4949.8 करोड़ रुपए पहुंच गया। कमोडिटी कीमतों में स्थिरता और बेहतर मार्जिन ने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया है। आइचर मोटर्स लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां रेवेन्यू 23% बढ़कर 6114 करोड़ रुपए और ईबीडीए करीब 29.6% बढ़कर 1556.5 करोड़ रुपए हो गया। मार्जिन में भी सुधार हुआ है, जो रॉयल एनफील्ड और सीवी बिजनेस की मजबूत डिमांड दिखाता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है, जहां रेवेन्यू 13.3% और ईबीडीए 20.2% बढ़ा, जबकि नेट प्रॉफिट 65.3% उछलकर 70.9 करोड़ रुपए हो गया। डोमिनोज और पॉपाइज की मजबूत बिक्री, नए स्टोर और मेन्यू लॉन्च से इंडिया बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 26.5% बढ़कर 1037 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू 25.3% बढ़कर 44,312 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में मजबूत प्रदर्शन ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है। टाइटन ने दिसंबर तिमाही में मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया है, जहां नेट प्रॉफिट 48.5% बढ़कर 1470 करोड़ रुपए हो गया। ज्वेलरी और कंज्यूमर डिमांड की वजह से रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इंडिगो ग्लाइकॉल्स ने भी तीसरी तिमाही में हेल्दी रिजल्ट दिए हैं, जहां नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 67.6 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 5.2% बढ़कर 2551 करोड़ रुपए हो गया। ईबीडीए में 42.7% की बड़ी बढ़त और मार्जिन सुधार कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है।